नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद। दोस्तों, आज के लेक्चर में अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया चीज़ पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल इंटरेस्टिंग टॉपिक आज अपन पढ़ने वाले हैं। अपन पढ़ने वाले हैं PSIR ऑप्शनल के लिए, UPSC के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये है आपका पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का मतलब क्या होता है? पहले तो अपन ये देखो, आइडियोलॉजी का क्या मतलब होता है। दोस्तों, आइडियोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, आइडिया प्लस लॉजी। आइडिया का मतलब तो पता है, विचार होता है एक, कोई भी हमारे दिमाग में विचार आ सकता है। अब ये आइडिया, इसकी स्टडी करना, तो किसी विचार की स्टडी करना आइडियोलॉजी कहलाता है। और इसीलिए अपने पॉलिटिकल साइंस में बहुत सारी आइडियोलॉजी हैं, बहुत सारी विचारधाराएं हैं। जैसे हम देखते हैं, मार्क्सिज्म अपने आप में एक आइडियोलॉजी है, लिबरलिज्म अपने आप में एक आइडियोलॉजी है, इवन गांधीज्म, गांधी जी के विचार अपने आप में एक आइडियोलॉजी है। पर आज जिस इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजी के साथ अपन ये आइडियोलॉजी टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, और फिर अपन धीरे धीरे सारी आइडियोलॉजी पढ़ेंगे अगले लेक्चर्स में, वो इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजी है आज आपकी फेमिनिज्म। जी हाँ दोस्तों, आज अपने फेमिनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। फेमिनिज्म एज अ आइडियोलॉजी अपने पढ़ेंगे। अच्छा भाई, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? तो पहले आप ये भी देख लो क्यों इंपॉर्टेंट है भाई। ये अपने सिलेबस में, अपना पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है ये। पेपर 1 पार्ट ए में थ्योरी ऑफ स्टेट में एक पार्ट है फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट। तो एक तो ये पार्ट कवर होता है हमारे फेमिनिज्म टॉपिक में, और दूसरा अपन देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, लिबरलिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, फासिज्म, गांधीज्म, और उसमें फेमिनिज्म एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब देखो, ये दो जगह पर फेमिनिज्म के बारे में अपने को दिया गया है सिलेबस में, तो फेमिनिज्म अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अब वैसे एक्सप्लिसिटली नहीं गिवन है, पर जो पेपर 2 है और उसका सेकंड पार्ट है, उसमें एक फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट भी है, तो उसमें भी ये चीज़ काम में आएगी। तो अपने शुरुआत कर देते हैं अपने फेमिनिज्म एज अ टॉपिक से। तो दोस्तों, आपने बात कर रहे थे फेमिनिज्म एक आइडियोलॉजी की। पहले तो मुझे ये बताओ कि आइडियोलॉजी का पर्पस क्या होता है, किसी भी विचारधारा का पर्पस क्या होता है? किसी भी विचार का पर्पस होता है लोगों को मोबिलाइज करना। मतलब मान लो बीजेपी है, लेट से बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसकी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होगी। तो लेट से बीजेपी एक राइट विंग पार्टी है, ठीक है। अब इसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, वैसे बहुत सारी है, तो इसकी एक इंपॉर्टेंट है, मान लो हिंदुत्व है। अब इस आइडियोलॉजी का पर्पस क्या है? इसका पर्पस कुछ भी नहीं है, इसका पर्पस है लोगों का मोबिलाइजेशन करना। तो पीपल्स मोबिलाइजेशन, मोबिलाइजेशन मतलब लोगों को एकजुट करना किसी एक मत पे, क्योंकि जब ऐसा होगा तभी तो लोग उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट देंगे, और जब उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट मिलेंगे तभी तो वो पॉलिटिकल पार्टी पावर में आएगी। इसलिए आइडियोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट कोई फंक्शन होता है, वो होता है पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा। तो आइडियोलॉजी इज नथिंग बट अ मीन्स टू फुलफिल अ पॉलिटिकल एजेंडा, राइट? ये होती है आइडियोलॉजी। चलो, अब आइडियोलॉजी की बातें बहुत हो गई, अब अपन पहली आइडियोलॉजी पढ़ते हैं जो कि है फेमिनिज्म। दोस्तों, फेमिनिज्म अपने आप में बहुत कंट्रोवर्शियल आइडियोलॉजी भी है। क्यों है भाई कंट्रोवर्शियल? फेमिनिज्म कंट्रोवर्शियल इसलिए है क्योंकि इसके कई सारे रूप हैं। फेमिनिज्म सिर्फ एक सिंगल आइडियोलॉजी नहीं है, इसको डिफाइन कर पाना अपने आप में बहुत मुश्किल हो जाता है। बड़े बड़े थिंकर्स इसकी एक अच्छी डेफिनेशन सोच सोच के एक यूनिक पॉइंट पर नहीं आ पाए, और लास्ट में वो ये बात कहते हैं कि फेमिनिज्म इज नॉट अ सिंगल आइडियोलॉजी, फेमिनिज्म एक मेटा आइडियोलॉजी है। क्या होता है भाई ये मेटा आइडियोलॉजी? मेटा आइडियोलॉजी का मतलब
कि एक ऐसी विचारधारा है, एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिसमें अपने आप में बहुत सारी छोटी छोटी सब आइडियोलॉजी है। अभी अपन पढ़ेंगे आगे, जैसे फेमिनिज्म में एक लिबरल फेमिनिज्म है, फेमिनिज्म में रेडिकल फेमिनिज्म है, फेमिनिज्म में मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म है, फिर फेमिनिज्म में आपके एसेंशियलिस्ट डिबेट है। तो कहने का मतलब फेमिनिज्म अपने आप में एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिसके अंदर छोटी छोटी कई सारी आइडियोलॉजी समाई हुई है, और इसीलिए फेमिनिज्म को एक मेटा आइडियोलॉजी के रूप में डिफाइन किया गया है। हाउएवर, इसकी कुछ ऐसी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे अपन ये डिफाइन कर सकते हैं कि क्या चीज फेमिनिज्म की प्रॉपर्टी है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियरली विजिबल है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है साहब इसकी? फेमिनिज्म की एक कॉमन थ्रेड है, और वो कॉमन थ्रेड क्या है? एक कॉमन थ्रेड ये है, कॉमन थ्रेड है, और वो कॉमन थ्रेड ये है कि सबसे पहला, अगर कोई भी फेमिनिस्ट है तो उसकी सबसे पहली एक विशेषता होगी कि दे आर स्ट्राइविंग हार्ड और दे आर ट्राइंग टू एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। तो एक तो डिस्क्रिमिनेशन खत्म करना है महिलाओं के साथ, और दूसरी चीज अपलिफ्टिंग द स्टेटस ऑफ वुमेन, तो अपलिफ्ट करना है महिलाओं को। ये मोटी मोटी इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। इनफैक्ट फेमिनिज्म ऐसी मेटा आइडियोलॉजी है जिसको अपन आइडियोलॉजी से ज्यादा एक सोशल मूवमेंट के रूप में देखते हैं, क्योंकि ये अपने रूप हमेशा बदलता रहता है। मूवमेंट वही होता है। मूवमेंट का मतलब क्या होता है? मूवमेंट का मतलब होता है जो हमेशा चलता रहे, कंटिन्यूअस चेंज होते रहे, जिसमें कंटिन्यूअस चेंज होते रहे। इसलिए ये अपने स्वरूप बदलता रहता है, अपना रूप बदलता है। इसलिए कोई मोर ऑफ अ सोशल मूवमेंट एंड लेस आइडियोलॉजी। हाउएवर, इट वुड बी बेटर टू कॉल इट अ मेटा आइडियोलॉजी। अच्छा, अब सारी अपन ने बातें कर ली, अपन ने इंट्रोडक्शन चर्चा कर ली। अब अपन सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं कि इवोल्यूशन कैसे हुआ फेमिनिज्म एज अ मूवमेंट का। दोस्तों, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट लेडी आती है जिसका नाम है मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट। मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट। अच्छा, ये कौन है? इनको कहते हैं शी इज द मदर ऑफ फेमिनिज्म। इनको कहते हैं मदर ऑफ फेमिनिज्म। ये वो महिला हैं जिन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ये बात कही थी कि जस्ट लाइक वी हैव डिक्लेरेशन टू द राइट ऑफ मैन, वी शुड ऑल्सो हैव अ डिक्लेरेशन टू द राइट ऑफ वुमेन। मतलब पुरुषों के समान ही एक महिलाओं के राइट्स का भी एक चार्टर होना चाहिए, एक डिक्लेयर्ड राइट्स होने चाहिए महिलाओं के। और ये उस समय में 18th और 19th सेंचुरी में ये बात करना अपने आप में बहुत यूनिक था। मतलब आज के लिए, आज हम लोग अगर ऐसी बातें करें तो शायद यूनिक ना लगे, कॉमन हो गया, पर उस समय की सोसाइटी में पहली बार महिलाओं के लिए ऐसी बात कहने वाली महिला मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट अपने आप में एक इंस्पिरेशन है, एक तरीके से यूं कहें फेमिनिज्म की मदर है। तो आपसे अगर कभी ऐसे पूछ ले कि हु इज द मदर ऑफ फेमिनिज्म, तो मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट, ठीक है, जो लाइट्स में आती है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान। इन्होंने अपनी किताब भी लिखी है, विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ विमेन। अच्छा, अब आगे चलते। सबसे पहला फेज, कई अलग अलग फेज में इवोल्यूशन हुआ फेमिनिज्म एज आइडियोलॉजी का, पर सबसे पहला इंपॉर्टेंट फेज आता है लिबरल फेज। सबसे फर्स्ट फेज आता है लिबरल फेज। शुरुआती फेमिनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट होता है कुछ ऐसे लोगों के द्वारा जो कहते हैं कि वुमेन शुड ऑल्सो हैव राइट टू वोट। उस समय में जब महिलाओं को वोटिंग का अधिकार नहीं था, अपनी सरकार चुनने का अधिकार नहीं था, तो कई लोग ऐसे आए, पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग ऐसे आए जिन्होंने कहा कि महिलाओं को राइट टू वोट होना चाहिए। कौन थे ये लोग? इन लोगों को कहा जाता है सफ्रागेट्स। सफ्रागेट्स, ठीक है। जैसे कि इसके प्राइम एग्जांपल है, जैसे जिनकी फोटो है, ये है हैरियट टेलर। हैरियट टेलर, और ये उनके हस्बैंड और इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर, इनका नाम है J.S. मिल। आपने इनको एथिक्स में जरूर पढ़ा होगा।
ये यूटिलिटेरियन थिंकर के रूप में पढ़ाए जाते हैं एथिक्स में। खैर, एक लिबरल थिंकर भी हैं ये। तो ये सफ्रागेट्स पहली बार कहते हैं कि लाइक आदमियों के पास अगर वोटिंग करने का अधिकार है तो महिलाओं के पास भी राइट टू वोट होना चाहिए, महिलाओं के पास भी अपनी रिप्रेजेंटेशन देने का मौका होना चाहिए। और इनकी कामयाबी देखने को मिलती है जब थोड़े समय बाद न्यूजीलैंड एक पहला कंट्री बन जाता है जो वोटिंग राइट दे देता है महिलाओं को। हाउएवर, आगे बढ़ती है कहानी और नया फेज का डेवलपमेंट होता है। इस नए फेज का नाम है रेडिकल फेज। तो अभी हमने फर्स्ट फेज पढ़ लिया, यह है सेकंड फेज यानी रेडिकल फेमिनिज्म। रेडिकल फेमिनिज्म एक कदम और आगे बढ़ते हैं। ये कहते हैं कि भाई सिर्फ वोटिंग राइट्स नहीं चाहिए हमको चाहिए पूरी इक्वालिटी, यानी अपन को चाहिए पूरी बराबरी, अपन को चाहिए पावर। मतलब पावर इन द सेंस कि हमें उस सोशल स्टेटस पर पहुंचना है जहां पर पुरुष है, तो हम हर तरीके की इनइक्वालिटी एंड कर देंगे। तो रेडिकल फेमिनिस्ट इस बात पे आर्ग्यू करते हैं कि क्यों पॉलिटिकल स्फीयर में जो है महिलाओं से जुड़ी हुई बातें होती नहीं है। इवन वो इस हद तक पहुंच जाते हैं कि वो कहते हैं कि अगर सही मायने में महिलाओं को बराबरी देनी है तो हमको एंड करना पड़ेगा एक पूरा सोशल सिस्टम जो कि आज चल रहा है पैट्रियार्की पे। तो वो कहते हैं कि पुरुष सत्ता जो है, पितृसत्तात्मक समाज जो है, इसको एंड करना पड़ेगा, पैट्रियार्की को एंड करना पड़ेगा। कौन कहते हैं? रेडिकल फेमिनिस्ट। इसका इंपॉर्टेंट एग्जांपल या मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंकर है शूल स्मिथ फायरस्टोन, जिनकी ये फोटो है, शूल स्मिथ फायरस्टोन। जी हाँ, शूल स्मिथ फायरस्टोन अपनी एक किताब लिखती है। किताब का नाम है डायलेक्टिक्स ऑफ सेक्स। डायलेक्टिक्स ऑफ सेक्स, ये इनकी बुक है। इस किताब में शूल स्मिथ फायरस्टोन कहती है, डायलेक्टिक्स का मतलब होता है तर्क वितर्क करना, और सेक्स यहाँ पे यूज किया गया है बायोलॉजिकल जेंडर के लिए, ठीक है। तो शूल स्मिथ फायरस्टोन कहती है कि भाई जो पॉलिटिकल स्फीयर में सारी चर्चाएं हो रही है, सारी बातें हो रही है, वो जेंडर के ऊपर तो हो ही नहीं रही, और जेंडर के अलावा सारी बातें हो रही है पॉलिटिकल स्फीयर में। तो हमें तर्क वितर्क करना होगा जेंडर के ऊपर, बायोलॉजिकल जेंडर जिसको सेक्स कहा गया है यहाँ पे, तो उसके ऊपर हमको चर्चा करनी होगी। तो शूल स्मिथ फायरस्टोन कहती है कि भाई अब पॉलिटिकल स्फीयर में भी, डायलेक्टिक्स ऑफ सेक्स नाम की इसकी किताब में कहते हैं कि पॉलिटिकल स्फीयर में भी अब हमको चर्चा करनी होगी जेंडर इनइक्वालिटी और इक्वालिटी के बारे में। ऐसे ही एक और इंपॉर्टेंट थिंकर आती है जिनका नाम है केट मिलेट। केट मिलेट कौन है भाई? केट मिलेट भी एक रेडिकल फेमिनिस्ट है। इनकी किताब का क्या नाम है? इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, किताब का नाम है सेक्सुअल पॉलिटिक्स। तो केट मिलेट अपनी किताब सेक्सुअल पॉलिटिक्स में कहती है कि बहुत हो गई भाई साधारण पॉलिटिक्स, अब सेक्सुअल पॉलिटिक्स होगी। सेक्सुअल का यहाँ मतलब है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सॉरी बायोलॉजिकल जेंडर, ठीक है, नॉट द अदर थिंग दैट यू आर थिंकिंग। हाँ जी, तो केट मिलेट अपनी किताब में कहती है सेक्सुअल पॉलिटिक्स में कि भाई अब जो पॉलिटिक्स है ना वो बायोलॉजिकल जेंडर की होगी, यानी आप पॉलिटिकल स्फीयर में ये भी मुद्दा इंपॉर्टेंट रूप से उठाओ कि ये जो बायोलॉजिकल जेंडर में डिफरेंस है और इनका अपलिफ्टमेंट करना है वो कैसे किया जाए। एक इंपॉर्टेंट थिंकर ये यहाँ पर ये भी आती है जिनका नाम है बेटी फ्रीडन। अच्छा, बेटी फ्रीडन ने क्या किया? ये भी एक रेडिकल फेमिनिस्ट है। एक्चुअली रेडिकल फेमिनिस्ट का ओरिजिन ही इनके काम से ही हुआ था, तो अपन थर्ड रेडिकल फेमिनिस्ट पढ़ रहे हैं। अच्छा, मैं आपको इन लोगों के नाम क्यों बता रहा हूँ, इनकी किताबों के नाम क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जब आप आपकी यूपीएससी के आंसर में इनकी किताबों के नाम लिखते हैं, इनके नाम लिखते हैं, तो आपके आंसर की वैल्यू इंक्रीज होती है, आपके आंसर में वैल्यू इनरिचमेंट होता है। और अच्छे आंसर वही होते हैं जिनमें अच्छे अच्छे थिंकर्स कोट किए हुए हैं, अच्छी अच्छी किताबें कोट्स की हुई है। जनरल आंसर में ज़्यादा नंबर नहीं मिलते हैं। अगर आपको जेन्युइनली अच्छे नंबर चाहिए तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे स्कॉलर्स और उनकी किताबें कोट करनी होगी। इसलिए आपको मैं कहता हूँ कि आप कॉपी पेन लेके बैठो। जब आप कॉपी पेन लेके बैठोगे तो आप लिखोगे, और लिखोगे तो आपको याद रहेगा, और आपके नोट्स भी अपने आप में तैयार हो जाएंगे। हाँ, अब अपने बात करते हैं बेटी फ्रीडन की। बेटी फ्रीडन एक इंपॉर्टेंट रेडिकल थिंकर है। इवन रेडिकल फेमिनिज्म इन्हीं की वजह से स्टार्ट होता है। ये अपने एक सर्वे कंडक्ट करवाती है। किस चीज़ का सर्वे करवाती है भाई?
ये सर्वे इस चीज़ का करवाती है कि ये यूएसए में जो सबसे अच्छी क्लास एलाइट महिलाएं हैं उनका सर्वे करवाती है, ये एलाइट वेमेन का। ये कहती है कि ऐसी महिलाएं जो कि वाइट हैं, यानी वाइट होने का मतलब है कि रेशियली सुपीरियर है, जो किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं फेस कर रखी, जो मैरिड है, और साथ में वो महिलाएं जो वेल्दी हैं, यानी इनकी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं है, सोसाइटी के रूप से भी ये फुलफिल्ड है, मैरिड है और गरीब भी नहीं है, और ये कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी फेस नहीं कर रही। इन महिलाओं का ये सर्वे करती है और सर्वे के बाद ये एक रिपोर्ट निकालती है। अब ये अपने सर्वे में कहती है कि महिलाएं, ये जो महिलाएं हैं इतनी वेल्दी होते हुए भी, मैरिड होते हुए भी, रेशियली सुपीरियर होते हुए भी ये खुश नहीं है। ज़्यादातर महिलाएं अपने सर्वे में कहती है कि वी आर नॉट हैप्पी। तो ये पूछती है भाई क्यों खुश नहीं हो। जब उन महिलाओं से सवाल पूछा जाता है कि आप खुश क्यों नहीं हो, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। तो इस पर बेटी फ्रीडन कहती है कि दे आर फेसिंग अ प्रॉब्लम दैट हैज़ नो नेम। तो प्रॉब्लम दैट हैज़ नो नेम, और उस प्रॉब्लम का नाम है पैट्रियार्की। हर तरीके से दे आर वेल ऑफ, उनकी मैरिड हुई है, वो रेशियली सुपीरियर है, वो वेल्दी है, कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई पॉवर्टी नहीं है, फिर भी वो महिलाएं दुखी हैं। क्यों? क्योंकि वो रह रही हैं एक पैट्रियार्कल समाज में, एक पितृसत्तात्मक समाज में। इसलिए ये कहती है कि अगर हमें महिलाओं की स्थिति वाकई में सुधारनी है तो हमें पैट्रियार्की को ही जड़ से ख़त्म होना होगा। तो इनसे ही फिर इंस्पिरेशन लेके मैंने जैसे आपको बताया आगे केट मिलेट और शूल स्मिथ फायरस्टोन, वो आगे अपना काम करती है, अपनी किताबें लिखती है, अपने अलग अलग ओपिनियन देती है। इसी लाइन ऑफ थॉट में अब अपने आगे चलते हैं। तो हमने फर्स्ट वेव में पढ़ लिया लिबरल फेमिनिस्ट, सेकंड वेव में हमने पढ़ा रेडिकल फेमिनिस्ट, और अब हम पढ़ रहे हैं फेमिनिज्म की तीसरी वेव। जो थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म है, कौन है भाई? जो तीसरी वेव है फेमिनिज्म की, वो है आपके एसेंशियलिस्ट, एग्जिस्टेंशियलिस्ट। क्या होता है एग्जिस्टेंशियलिस्ट का मतलब? इसको हम एक इंपॉर्टेंट थिंकर की कोट से पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट थिंकर है, इनका नाम है सात्र, SARTRE, सात्र। सात्र एक इंपॉर्टेंट कोट देते हैं, और ये कोट जो है ये एक डिफाइनिंग स्टेटमेंट है एग्जिस्टेंशियलिस्ट थिंकर का। इनका कोट है, एग्जिस्टेंस इज प्रायर टू एसेंस। क्या मतलब हुआ भाई? क्या होता क्या है एग्जिस्टेंस? क्या मतलब होता है एसेंस का? तो इसको अब अपन आराम से समझते हैं। एग्जिस्टेंस का मतलब है कि वो आइडेंटिटी जो किसी व्यक्ति ने अपने आप को दी है। तो सेल्फ आइडेंटिटी, जैसे आपने अपने आप को क्या आइडेंटिटी दी है? आप अपने आप को पुरुष मानते हो, महिला मानते हो, क्या मानते हो? और एसेंस का मतलब होता है वो आइडेंटिटी जो समाज ने आपको दी है, यानी आपकी सोशल आइडेंटिटी है। प्रायर का मतलब होता है उससे सुपीरियर है। तो आपने अपने आप को क्या आइडेंटिटी दी है, वो उस बात से प्रायर है, वो उस बात से सुपीरियर है जो समाज ने आपको आइडेंटिटी दी है। यानी आपकी आइडेंटिटी जो सेल्फ आइडेंटिटी है, जैसे आप अपने आप को रिकॉग्नाइज करते हो, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर से समझते हैं तो क्या अंतर होता है भाई सेल्फ आइडेंटिटी और समाज की आइडेंटिटी में? सेल्फ आइडेंटिटी, और पर्टिकुलरली इस फेमिनिस्ट कंटेक्स्ट में देखें तो ये ट्रांसजेंडर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों भाई? ट्रांसजेंडर्स के लिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रांसजेंडर अपने आप को मानते हैं महिला और शारीरिक बनावट होती है पुरुष जैसी। तो जो आइडेंटिटी उन्होंने अपने आप को दी है और समाज ने उनको महिला बना रखा है, मान लो उन्होंने अपने आप को आइडेंटिटी दे रखी है मेल की, तो वो आइडेंटिटी जो उन्होंने अपने आप को दी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो एग्जिस्टेंशियलिस्ट कहते हैं कि वो आइडेंटिटी जो आपने अपने आप को दी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके इंपॉर्टेंट थिंकर है सात्र। तो ये बात आपको समझ में आ गई है। ट्रांसजेंडर्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये उस तरीके का विरोध करते हैं जैसे महिला है मान लो, और ख़ासतौर पे एक एग्जाम्पल के रूप में समझे अपने, एक राजस्थान की इम्पोर्टेंट डांसर है रतन राठौड़ है शायद फुल नेम। वो थोड़ा ऐसे बॉयज स्टाइल में रहती है, टॉम बॉयज स्टाइल में रहती है, वो बाल छोटे रखती है और वो ऐसे मतलब बिल्कुल लड़कों की तरह रहती है। तो समाज में और ख़ास करके राजस्थान के समाज में एक महिलाओं को एक अलग कैटेगरी में डाल दिया जाता है, उनके लिए एक अलग कस्टम होते हैं, पर वो उसको फॉलो नहीं करती। तो ये एक उसका एग्जाम्पल के रूप में देखा जा सकता है कि उन्होंने जो अपने आप को आइडेंटिटी दी है वो उस आइडेंटिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो समाज ने उनको दी है। तो एक तरीके से ये महिलाओं को आज़ाद करता है उस सामाजिक ढांचे से जिन्होंने उनको कैद कर रखा है कि भाई ये पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक तो महिलाओं की होती नहीं। भाई महिला अपने आप में एक यूनिक आइडेंटिटी है। तो आप अपने आप को क्या मानते हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ये जो एग्जिस्टेंशियलिस्ट थिंकर होते हैं ना, जैसे सात्र है, आगे अपन पढ़ेंगे सिमोन डी बीवेर है, ये थिंकर हाईली मटेरियलिस्टिक थिंकर है। ये विरोध करते हैं समाज में जो ऑर्थोडॉक्सी है या जो ट्रेडिशनल विचारधारा है उन सबका विरोध करते हैं। ये इनका एक डिफाइनिंग स्टेटमेंट है, उससे पता लगता है कि ये मटेरियलिस्ट है। कि सात्र अपना एक डिफाइनिंग स्टेटमेंट कहता है, वो कहता है कि फ्रीडम इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, फ्रीडम इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। इसका मतलब है कि ये हाईली मटेरियलिस्टिक है, भौतिकवाद में बहुत ज़्यादा विश्वास करने वाले थिंकर हैं। इसी लाइन ऑफ थॉट में एग्जिस्टेंशियलिस्ट की हम बात कर रहे हैं, तो हमने एक थिंकर पढ़ लिया सात्र। दूसरी एक इंपॉर्टेंट थिंकर है जो फेमिनिज्म के कंटेक्स्ट में बहुत अच्छी बात कहती है, इनका नाम है सिमोन डी बीवेर। ये एक बहुत अच्छा कोट है इनका, और वो एक डिफाइनिंग स्टेटमेंट है अपने फेमिनिस्ट मूवमेंट का, तीसरे फेज का। अपनी किताब द सेकंड सेक्स में ये लिखती हैं, इनकी किताब का नाम है द सेकंड सेक्स, कि वन इज नॉट बॉर्न विमेन, rather one becomes woman। यानी कोई भी महिला पैदा नहीं होती है, वो महिलाएं बना दी जाती है। ये कटाक्ष करती है समाज के ऊपर कि हम जब पैदा होते हैं तो हम लगभग सेम ही होते हैं। ये तो समाज है जो हमको आइडेंटिटी अलग अलग दे देता है, समाज है हमको अलग तरीके का रहन सहन खान पीन अलग ढांचे में डाल देता है, हमारे कपड़े अलग कर देता है, हमारे विचारों को अलग तरीके से मॉडिफाई कर देता है, तो तब हम महिला बन जाती हैं। वरना हम जब पैदा होती हैं तो बराबर ही होती है। इसका बहुत अच्छा इंडियन एग्जाम्पल देखो आप, जैसे लड़कियां हैं उनको पैदा होने के बाद कैसे टॉयज दिए जाते हैं, उनको सॉफ्ट टॉयज दिए जाते हैं, जैसे उनको बारबी दे दी, ठीक है, और लड़कों को दे देंगे पिस्तौल, लड़कों को दे देंगे रिमोट वाली गाड़ी। तो इनका जो डेवलपमेंट होता है वो इसी तरीके से होता है। लड़कियां बचपन से ऐसे गेम खिलाते हैं कि चलो घर घर खेलते हैं, ऐसे काम दिए जाते हैं जो कि केयर टेकिंग काम है, जो सेकेंडरी काम है। और लड़कों को शुरुआत से ऐसा सिखाया जाता है, ऐसा ट्रेन किया जाता है कि लड़के जो हैं वो वी आर दी रफ गाइज, लड़के जो होते हैं वो रोते नहीं हैं। वो सारी चीज़ें डिस्कस करती है अपनी सिमोन डी बीवेर अपनी किताब में द सेकंड सेक्स में। तो इनका डिफाइनिंग स्टेटमेंट है कि वन इज नॉट बॉर्न विमेन, वन बिकम्स विमेन। मतलब कोई भी लड़की पैदा नहीं होती, महिला पैदा नहीं होती है, वो समाज द्वारा महिला बना दी जाती है। अच्छा, इनकी किताब का नाम देखो द सेकंड सेक्स। ये अपने आप में एक सटायर है, अपने आप में एक व्यंग है ये समाज के ऊपर। क्यों भाई, क्या व्यंग है इसमें? ये कहती है कि जो जेंडर है महिलाओं का, फीमेल, वो प्राइमरी सेक्स नहीं है, वो सेकेंडरी सेक्स है, इसलिए उसका नाम है द सेकंड सेक्स। यानी महिलाओं की जो बेसिक आइडेंटिटी है, जो महिलाओं को डिफाइन किया गया है, फीमेल को जो डिफाइन किया गया है, वो डिफाइन ही भाई साहब आपने मेल की रेस्पेक्ट में किया है, विथ रेस्पेक्ट टू मेल। अगर मेल नहीं है तो फीमेल नहीं है। कैसे? जैसे हम कहते हैं ना कि राम की कीमत तभी है जब रावण है, जैसे हम कहते हैं कि रोशनी की कीमत तभी है जब अंधेरा है, तो वैसे ही फीमेल को समाज ने इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि फीमेल की वैल्यू तभी है जब मेल है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है क्या? हाँ जी।
तो ये अपनी किताब का नाम द सेकंड सेक्स रखती है कि जो महिलाओं का जो जेंडर है वो प्राइमरी जेंडर नहीं है, वो सेकेंडरी जेंडर है। ये एक तरीके से समाज पे कटाक्ष करती है कि समाज कितना लाइटली महिलाओं को लेता है, समाज महिलाओं को आज भी एक सेकेंडरी रूप में देखता है। बाकायदा ये फिर अपने आगे और थोड़ा नेक्स्ट लेवल तक जानती है और ये कहती है कि अगर सही मायने में फ्री होना ही है तो हमको जो है ऐसे एग्जाम्पल सेट करने होंगे कि जिससे ये आगे चलने वाले बच्चे भी ये सीखें कि हाँ महिलाएं बराबर हैं। ये फिर अपना और आगे डेवलपमेंट होता है इनके थॉट्स का। ये आगे बात करती है, ब्लैक के ऊपर भी बात करती है कि जो ब्लैक्स हैं वो भी अपने आप में एक सेकेंडरी कलर माना जाता है। तो प्राइमरी कलर क्या है? प्राइमरी वाइट। तो ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पे भी बात करती है आगे। खैर, अपने फेमिनिज्म के रेस्पेक्ट में इनके इतने ही थॉट्स पढ़ेंगे आज। अभी फेमिनिज्म टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है। आज के टॉपिक में अपन ने इम्पोर्टेंट थिंकर्स के बारे में चर्चा करने की कोशिश की है। अब अपन रिवाइज कर लेते हैं जरा सा। तो देखो दोस्तों, आज अपन ने स्टार्ट किया फेमिनिज्म एज आइडियोलॉजी के रूप में। हमने पहले डिफाइन किया क्या होता है आइडियोलॉजी और क्या होता है इसका पर्पस। फिर हमने फेमिनिज्म एज आइडियोलॉजी के हमने कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखे कि ये जो है महिलाओं की स्थिति में सुधार करना चाहती है, दे वांट टू अपलिफ्ट द कंडीशन ऑफ वुमेन। कैरेक्टरिस्टिक्स अपन ने पढ़े। उसके बाद हमने कहा कि फेमिनिज्म जो है एक मेटा आइडियोलॉजी है। इसमें अपने आप में बहुत सारे अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट है, अलग अपने आप में अलग अलग सब आइडियोलॉजी है। तो सबसे पहली सब आइडियोलॉजी, फेमिनिज्म का डेवलपमेंट अलग अलग फेजेज में हुआ। अलग अलग फेजेज में, जैसे पहला फेज है लिबरल फेमिनिज्म, हमने इसके बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने बात करी थी फेमिनिज्म की जो मदर है मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट, मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट, उनके बारे में हमने चर्चा की। फिर हमने चर्चा की थी लिबरल फेमिनिस्ट जैसे कि J.S. मिल और हैरियट टेलर की हमने बात की थी। ये सफ्रागेट्स होते हैं, ये महिलाओं को वोटिंग राइट्स दिलाना चाहते हैं। उसके बाद सेकंड फेज ऑफ फेमिनिज्म में हमने बात की थी रेडिकल फेमिनिस्ट की। इसमें हमने इंपॉर्टेंट थिंकर्स की बात की जैसे कि केट मिलेट और शूल स्मिथ फायरस्टोन। रेडिकल फेमिनिस्ट कहते हैं कि सिर्फ वोटिंग राइट से काम नहीं चलेगा, अब आपको जो है हमें पूरी इक्वालिटी देनी होगी और वो तभी मिलेगी जब आप पैट्रियार्की को ख़त्म करेंगे। तो पैट्रियार्की को ही ख़त्म करना चाहते हैं। केट मिलेट यही चीज़ अपनी किताब सेक्सुअल पॉलिटिक्स में कहती है और शूल स्मिथ फायरस्टोन ये किताब अपनी डायलेक्टिक्स ऑफ सेक्स नाम की किताब में कहती है। उसके बाद हम देखते हैं थर्ड फेज ऑफ फेमिनिज्म डेवलपमेंट होता है। थर्ड फेज में हम देखते हैं एग्जिस्टेंशियलिस्ट लिस्ट आते हैं जैसे कि सात्र, SARTRE सात्र, और हमने पढ़ा सिमोन डी बिवोर के बारे में, सिमोन डी बिवोर के बारे में। तो ये कहते हैं कि वो आइडेंटिटी ज़्यादा ज़रूरी है जो आपने अपने आप को दी है रेदर देन उस आइडेंटिटी के जो समाज ने आपको दी है। तो ये वही एग्जिस्टेंशियलिस्ट डिबेट होती है। इसमें सात्र का वो फेमस कोट जो मैंने आपको बताया कि एग्जिस्टेंस इज प्रायर टू एसेंस, और सिमोन डी बिवर का इंपॉर्टेंट डिफाइनिंग स्टेटमेंट है। ये कहती है कि वन इज नॉट बॉर्न विमेन, वन बिकम्स विमेन। तो ऐसा ये अपना डिफाइनिंग मोटो देते हैं। और इसी के साथ आज का लेक्चर मुझे लगता है यहीं ख़त्म करना चाहिए अपने को। फेमिनिज्म की क्लास ख़त्म नहीं हुई है, फेमिनिज्म अभी अपन एक लेक्चर और लेंगे। तो आपने मेटा आइडियोलॉजी में मैंने आपको बताया कि अलग अलग आइडियोलॉजी होती है। फेमिनिज्म में अपने आप में अलग अलग आइडियोलॉजी है। तो हमने लिबरल आइडियोलॉजी पढ़ ली, रेडिकल आइडियोलॉजी पढ़ ली और एग्जिस्टेंशियलिस्ट आइडियोलॉजी पढ़ ली है। ठीक है भाई दोस्तों, हमने इंपॉर्टेंट थिंकर्स भी पढ़ लिए हैं। आप इनका नाम वगैरह नोट कर लेना, किताब का नाम नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट कोट्स जो है वो नोट कर लेना। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपके कोई भी सुझाव हो, आपकी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछें।
कोई आपको लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, कोई पढ़ाने की स्टाइल में, किसी टेक्नोलॉजिकल टूल में कोई इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, तो आप उसमें भी सुझाव दीजिए और बढ़िया मन लगा के, बढ़िया इंटरेस्ट के साथ कंटिन्यू आपकी पढ़ाई कीजिए। ठीक है, राधे राधे, जय हिंद।